नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। भारत नेपाल संबंधों को लेकर सवाल। ओली के समर्थन से बन रही नेपाल की नई सरकार के साथ भारत के रिश्तों को लेकर संदेह उभरना स्वाभाविक है। नेपाल में एकाएक बदले राजनीतिक समीकरणों में कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल माओवादी सेंटर यानी CPN-MP के मुखिया पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड देश के नए प्रधानमंत्री बन गए। इस पूरे घटनाक्रम में उस वक्त नाटकीय मोड़ आया जब गठबंधन सरकार में शामिल प्रचंड पाला बदलकर ओली के खेमे में चले गए। प्रचंड तीसरी बार नेपाल के PM बने हैं। पूर्व में वे पहली बार 2008 से 2009 और दूसरी बार 2016 से 2017 तक प्रधानमंत्री रहे हैं। ये नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता के परिदृश्य को भी दर्शाता है। नेपाल की 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा के लिए नवंबर में चुनाव हुए थे। चुनाव में किसी भी दल को बहुमत न मिलने के कारण पिछले कुछ दिनों से सरकार निर्माण के लिए राजनीतिक दलों के बीच बैठकों और वार्ताओं का दौर चल रहा था। जनादेश में शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस 80 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। ओली की पार्टी को 78 और प्रचंड की पार्टी को महज 30 सीटें मिली। इसके बावजूद वह नेपाली कांग्रेस के साथ गठबंधन में पहले 2.5 साल के लिए PM बनना चाहते थे। दूसरी ओर नेपाली कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सरकार का नेतृत्व करने पर अड़ी हुई थी। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी द्वारा राष्ट्र प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए निर्धारित समय सीमा रविवार को शाम 5 बजे समाप्त हो रही थी। देउबा के साथ बातचीत विफल होने के बाद प्रचंड प्रधानमंत्री पद के समर्थन के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सवादी लेनिनवादी यानी CPN-UML के अध्यक्ष KP शर्मा ओली के आवास पर पहुंचे। वही सत्ता में साझेदारी के समीकरणों पर अंतिम सहमति बनी। सहमति की शर्त के अनुसार CPN-UML समेत 6 पार्टियों के समर्थन से प्रचंड पहले 2.5 साल के लिए नेपाल की कमान संभालेंगे और अगले 2.5 साल के लिए CPN-UML के नेता OP यानी KP शर्मा ओली नेपाल के PM होंगे। प्रचंड के ओली के गठबंधन में शामिल होने के बाद नेपाल की तीनों प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टी के नेता प्रचंड, ओली और माधव कुमार नेपाल एक खेमे में आज गए हैं और प्रचंड और ओली दोनों भारत विरोधी माने जाते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आने वाले दिनों में भारत नेपाल संबंध किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। ये सवाल इसलिए भी वाजिब लग रहा है क्योंकि चुनाव प्रचार अभियान के दौरान ओली यह कह चुके थे कि अगर वह सत्ता में आते हैं तो भारत के क्षेत्र कालापानी, लिपुलेख और लिपुआधुरा को वापस लेकर रहेंगे। ये क्षेत्र सदियों से भारत का हिस्सा है। अब प्रचंड के साथ ओली भी सत्ता में है तो निश्चित ही चुनावी वादा पूरी करने के लिए वे भारत के साथ तनाव को हवा देंगे। दूसरा, ओली की चीन परस्ती पहले से जग जाहिर है। हालांकि नेपाली कांग्रेस के साथ काम करते हुए प्रचंड के भारत विरोधी रुख में कुछ बदलाव जरूर आया और चुनाव से पहले वे भारत भी आए थे। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि वे चीन की रणनीतिक चाल को समझने में लगे हैं। फिर भी उनके अतीत और अस्थिर रवैये को देखते हुए ये सवाल परेशान करता है। गठबंधन के प्रमुख सहयोगी के दबाव में अगर प्रचंड का चीन में प्रेम जाग उठा तो भारत नेपाल को लेकर उत्पन्न होने वाली राजनीतिक चुनौतियों से कैसे निपटेगा। नवंबर 2019 में नेपाल में ओली की सरकार थी। उस वक्त कलापानी इलाके पर नेपाल ने 2 टुक कह दिया था कि भारत को इस क्षेत्र से हट जाना चाहिए और नेपाल का एक इंच जमीन भी नहीं देगा। उस वक्त भी ये सवाल उठा था कि ओली की इस आक्रामक भाषा के पीछे कहीं चीनी मंसूबे तो नहीं। वही 2014 में नरेंद्र मोदी के नेपाल यात्रा के दौरान तत्कालीन नेपाली प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने कालापानी का मुद्दा उठाया था और कालापानी पर नेपाल का अधिकार बताते हुए ये हल करने की अपील की थी। दरअसल 1996 में कालापानी इलाके के संयुक्त विकास के लिए महाकाली संधि के तुरंत बाद नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टियों ने कालापानी पर दावा करना शुरू कर दिया। उधर चीन लंबे समय से इस इलाके पर कब्जा करने की कोशिश करता रहा है। चीन की शय पर ही नेपाल में यदा कदा कालापानी को लेकर प्रदर्शन भी होते रहे। यही वजह है और यही जगह है जहां भारत 1962 में
युद्ध में चीन के साथ मजबूती से डटा हुआ था। भारत को डर है कि अगर काला पानी नेपाल के अधिकार क्षेत्र में चला गया तो चीन वहां अपने पांव जमा लेगा। भारत की घेराबंदी में जुटे चीन की यही साजिश भी दिखती नजर आ रही है। चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना वन बेल्ट वन रेड यानी रोड में सहयोगी होने और व्यापारिक हितों के कारण कुछ समय से नेपाल का झुकाव भारत के से अधिक चीन की ओर हुआ है। नवंबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने काठमांडू में हुए विस्फोटक यानी कि बिम्स्टेक सदस्य देशों के समक्ष सैन्य अभ्यास का प्रस्ताव रखा तो ऐन वक्त पर चीन के दबाव में नेपाल ने इस सैन्य अभ्यास में शामिल होने से कन्नी काट ली थी, लेकिन बाद में उसने चीन के साथ सैन्य अभ्यास से भाग लिया। जबकि पारंपरिक रूप से भारत और नेपाल समान संस्कृति साझा मूल्यों वाले पड़ोसी देश हैं, इसके बावजूद दोनों देशों के संबंध एक व्यूह में फंसकर रह गए हैं। तो इसकी एक बड़ी वजह ये कहीं ना कहीं नेपाल का चीन से प्रेम ही है। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के सभी धड़े भारत विरोधी और चीन समर्थक रहे, इसलिए ओली के समर्थन से बन रही नेपाल की नई सरकार के साथ भारत के रिश्तों को लेकर संदेह के बादल गहराना स्वाभाविक है। संदेह के इन बादलों के छटने में समय भी लग सकता है। देखते हैं क्या होता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।